हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक शोकोज नोटिस मेरे पास आया है। यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया। उस लोन के अगेंस्ट डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल गारंटी दी। इस नोटिस में उस पर्सनल गारंटी पर जीएसटी मांगा गया है। इस शोकोज नोटिस में कहा गया है कि डायरेक्टर यहां पर जो गारंटी दे रहा है, इवन दो वहां कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसलिए उस पर जीएसटी लगेगा और उसकी टैक्सेबल वैल्यू वैल्यूएशन रूल्स में निकाली जाएगी। इस नोटिस को ही ले तो यहाँ पर बैंक्स जो बैंक गारंटी देने के लिए चार्जेस लेते हैं, उसे बेस मानते हुए एसेसिबल वैल्यू निकाली गई और रिवर्स चार्ज के अंडर कंपनी पे डिमांड रेज कर दी गई। हम सब जानते हैं बैंक्स एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज को लोन देते टाइम डायरेक्टर की गारंटी के लिए इंसिस्ट करते ही करते हैं। तो इस लाइन पर अगर डिपार्टमेंट का ये स्टैंड है तो ऐसे शोकोज नोटिसेस हर दूसरे या तीसरे असेसी को इशू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे शोकोज नोटिसेस लीगली टेनेबल है या नहीं, और अगर लीगली टेनेबल है तो भी क्या ये एक अच्छी टैक्स पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। बिजनेस करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है प्रोप्राइटरी कंसर्न। फिर बिजनेस बढ़ने लगा तो पार्टनरशिप्स पिक्चर में आई, और जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो कंपनीज बनने लगी। बिजनेस के ग्रो होने के साथ उसके रिस्क भी ग्रो होने लगे। बिजनेस की इन्हीं अनसर्टेनिटीज में ओनर की लायबिलिटी को लिमिट करने के लिए, उसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी सिर्फ एक बिजनेस करने का तरीका है। यहां पर भी ओनर अपनी कैपिटल लगाता है बिजनेस करने के लिए, और जैसे किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी में लोन लेता है, यहां पर भी वो लोन लेता है इस कंपनी में और बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर अपनी गारंटी देता है। तो ये पर्सनल गारंटी देना इज नथिंग बट अपने ही लोन के लिए अपनी गारंटी देना है। ये सर्विस टू सेल्फ से ज्यादा कुछ नहीं है। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर्स के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आया था। इसे इस तरह से ट्रीट करना कि अब वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, और अब वो डायरेक्टर उस कंपनी को जो भी सर्विसेज दे रहा है, चाहे वहां पर कंसिडरेशन ना हो तब भी उस पर जीएसटी लगेगा, बहुत ही अब्सर्ड रिजल्ट्स लाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में अब 1 पर्सन कंपनी ओपीसी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया गया है। अब एक बिजनेसमैन अपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न को इनकॉर्पोरेट करके 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, जिसमें वो उस कंपनी का पूरा मालिक है। लेकिन क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हो गया, अब वो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऑल्दो ग्राउंड लेवल पे उस कंपनी के सारे बिजनेस को वो प्रोप्राइटर या डायरेक्टर रन करता है। उस कंपनी के सारे प्रॉफिट भी उसके हैं और सारे लॉस भी उसके हैं। इवन उस ओपीसी के लिए फाइनेंसेस अरेंज करना भी
उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम इस एनालॉजी से जाएं कि वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस कंपनी को वो डायरेक्टर जो भी सर्विसेज दे रहा है वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। और क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन है, यहाँ कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट भी नेसेसरी नहीं है और आप इसकी वैल्यूएशन रूल्स में करोगे। तो एक इंसान ने अपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न को ओपीसी बना दिया, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इंटेंडेड थे उसके। इसी तरह से डायरेक्टर्स को कुछ कंपनीज रेम्यूनरेशन देती हैं और कुछ नहीं देती, लेकिन अब जो कंपनीज रेम्यूनरेशन नहीं देती उन पर जीएसटी लगेगा, और जो देती भी है वहां पर भी आपको ये चेक करना होगा कि वो रेम्यूनरेशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम तो नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे शोकॉज नोटिसेस क्या लीगली टेनेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये पर्सनल गारंटी सर्विस टू सेल्फ है। वो डायरेक्टर जो गारंटी देता है उसका उस कंपनी में इंटरेस्ट होता है, कंपनी की ग्रोथ में ही उसकी ग्रोथ है। जैसे कि 1 पर्सन कंपनी में अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है तो वो प्रोप्राइटर ही ग्रो कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन नहीं। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो बिजनेसमैन के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आया था, उसे इतना स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। इस पर मुझे याद आता है कि सर्विस टैक्स में एक इशू आया था कि प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केटिंग में खर्चा करते हैं उसे डिपार्टमेंट एडिशनल कंसिडरेशन मान रहा था टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, और इस वजह से उसे उसकी असेसेबल वैल्यू में जोड़ना चाहता था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केटिंग में खर्चा करता है उससे उसका अपना बिजनेस ग्रो होता है। इंसिडेंटली अगर मैन्युफैक्चरर को भी कोई फायदा हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो असेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा। सेम एनालॉजी इस इशू पर अप्लाई होती है। ये सर्विस टू सेल्फ से ज्यादा कुछ नहीं है। सेकेंडली, टैक्स लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लेवी से लेकर कलेक्शन तक हर पॉइंट पे क्लैरिटी होनी चाहिए, वहां कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ये मान भी लें कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर को ही ले लेते हैं। डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बैंक गारंटी देने के जो चार्जेस लेता है बैंक, उसे बेस बनाया है। तो अब इशू ये अराइज होता है कि क्या बैंक गारंटी और पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर कंपेरेबल है? बैंक्स कोई भी गारंटी या लोन देने से पहले अपने आप को पूरा सिक्योर कर लेते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी पे इंसिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज प्लेज करवाते हैं। माइंड यू, यहां पर मैं उन कॉर्पोरेट जाइंट्स की बात नहीं कर रही हूं जिन्हें सिर्फ ब्रांड नेम पर लोन दे दिया जाता है। मैं सामान्य व्यापार की बात कर रही हूं जहां पर एक पैसा लोन देने से पहले भी बैंक्स अपने आप को पूरा कवर करके चलते हैं। लेकिन वो डायरेक्टर जब अपनी कंपनी के लिए अपनी पर्सनल गारंटी देता है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कंपनी में लॉस हुआ तो उसकी तो प्रॉपर्टीज गई। तो ये दोनों बैंक गारंटी और पर्सनल गारंटी तो कंपेरेबल नहीं है। सेकेंडली, हर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल अलग अलग होती है, तो उसके लिए पर्सनल गारंटी देने के रिस्क भी अलग अलग होते हैं। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो ही नहीं सकता कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इस सर्विस की वैल्यू को। सिमिलरली बात करते हैं डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन की। एक डायरेक्टर के टाइम की कीमत बहुत थोड़ी हो सकती है, वहीं दूसरे डायरेक्टर के टाइम की कीमत बहुत एग्जॉर्बियंट हो सकती है। शार्क टैंक इंडिया शो में हमने अभी अभी देखा कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स
शार्क्स को अपनी मैनेजमेंट में लेने के लिए अपनी शेयर कैपिटल डिस्काउंट पे ऑफर करते थे, क्योंकि उन्हें उन शार्क्स का एक्सपर्टीज चाहिए था। तो इस तरह से कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता डायरेक्टर की पर्सनल सर्विसेज को क्वांटिफाई करने का। और टैक्स में अगर टैक्स कैसे क्वांटिफाई होगा, ये प्रोविजन मिसिंग है या एडिक्वेट नहीं है, तो वो लेवी डिफेक्टिव है। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि ये लेवी करेक्ट है, लीगली कलेक्ट भी की जा सकती है, तो भी इस तरह की लेवी और कलेक्शन क्या इकोनॉमिकली वाइबल है? इकोनॉमिस्ट ने बहुत सही बात कही है कि टैक्स उस मधुमक्खी की तरह होना चाहिए जो फूल से शहद भी ले ले और फूल को नुकसान भी ना पहुंचाए। लेकिन इस तरह के नोटिसेस देखने पर तो मुझे लगता है सरकार का एटीट्यूड इस तरह का है कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट फाड़कर सारे के सारे अंडे एक ही बार में ले लेना चाहती है। लेकिन अगर सरकार का ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो बिजनेसमैन तो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा, और जब कोई बिजनेस ही नहीं होगा तो आप टैक्स किससे लोगे? नो बिजनेस नो टैक्स। इन सर्विसेज को क्वांटिफाई करना इतना मुश्किल है कि बिजनेसमैन कोई भी वैल्यू ले ले, अथॉरिटीज उसे क्वेश्चन कर ही सकती है। तो ऐसे में बिजनेसमैन पूरा दिन बैठकर क्या बस यही करें? और लास्ट में ये सब करने से अल्टीमेटली नेट गेन क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट हर कंपनी की आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, तो जो भी टैक्स इन सर्विसेज पर लिया जाएगा वो क्रेडिट के तौर पर वापस मिल ही जाना है। तो इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? तो मेरे हम्बल ओपिनियन में इस तरह के नोटिसेस लीगली टेलेबल नहीं है और साथ ही साथ इकोनॉमिकली वाइबल भी बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जीएसटी काउंसिल और सीबीआईसी इन बातों को पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर लेंगी और अननेसेसरी लिटिगेशन से टैक्स पेयर्स को बचाएंगे। That's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care, have a good day, and please do subscribe to the channel. Bye bye.